हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग कंपनीज एक्ट मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में। पहले इसका नाम बैंकिंग कंपनीज एक्ट था, फिर बाद में इसका नाम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया था 1965 के आसपास। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नोट्स पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोड आएगी, मतलब लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये जो लॉ पहले इनेक्ट किया गया था 1949 में, उसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट। ठीक है, उसका मेन पर्पज था कि रेगुलेट हो सके बैंकिंग कंपनीज इंडिया में। मेरी पहली वीडियो इस प्लेलिस्ट की बैंकिंग और बैंकिंग कंपनीज और बैंकिंग बिजनेस के बारे में ही है। ठीक है, तो पहले वो देख लो, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि टर्म्स इसमें काफ़ी यूज हो रही है उस वीडियो से। ठीक है, तो 1965 से 1966 के बीच में इसका नाम चेंज किया गया। रीजन वॉज दैट द लॉ नो लॉन्गर रेगुलेटेड ओनली बैंकिंग कंपनीज। जो लॉ था वो ओनली बैंकिंग कंपनीज तब रेगुलेट नहीं कर रहा था, बट उसने स्टार्ट कर दी थी रेगुलेट करना कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर दूसरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी। ठीक है, तो वर्ड कंपनीज रिमूव कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया था, इसको रिप्लेस कर दिया गया था रेगुलेशन से। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मेन लॉ है जो रेगुलेट करता है बैंकिंग कंपनीज को इंडिया में। ठीक है, तो पहली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग, बैंक्स वगैरह डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, ये इनेक्ट किया गया था ताकि रेगुलेट किया जा सके बैंकिंग बिजनेस, प्रोटेक्ट किया जा सके डिपॉजिटर्स मतलब जो कस्टमर्स होते हैं उनके पैसे को प्रोटेक्ट किया जा सके, मेंटेन की जा सके स्टेबिलिटी बैंकिंग सिस्टम में। इस एक्ट से पहले बैंक मेनली गवर्न किए जाते थे कंपनीज एक्ट 1913 से, जो कि अभी कंपनीज एक्ट 2013 है। ठीक है, जो सफिशिएंट नहीं था रेगुलेट करने में बैंकिंग एक्टिविटीज को, तो एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया गया सिर्फ बैंक्स के लिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक्ट एम करता है रेगुलेट करने में बैंकिंग कंपनीज इंडिया में, प्रोटेक्ट करता है डिपॉजिटर के पैसे को, इंश्योर करता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स। ठीक है, प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ बैंकिंग फंड क्योंकि इनको सुपरवाइज करता है आरबीआई, स्ट्रेंथन करता है सुपरविजन ऑफ बैंक। ये एक्ट देता है एक्सटेंसिव पावर आरबीआई को। ये एक्ट अप्लाई होता है बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया, फॉरेन बैंक्स पे जो ऑपरेट कर रहे होते हैं इंडिया में। ठीक है, अमेंडमेंट के बाद ये अप्लाई होता है ऑल्सो ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी। ये अप्लाई नहीं होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज पे, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन 5C 5B में दी हुई है। 5C बात करता है बैंकिंग कंपनीज के बारे में। बैंकिंग कंपनीज का मतलब होता है कोई भी कंपनी जो ट्रांजेक्ट कर रही होती है बैंकिंग के बिजनेस को इंडिया में। बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पर्पज भी लिखा हुआ है। काम क्या होता है इसका? एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, जब कस्टमर चाहे पैसा निकलवा सके, एंड विड्राएबल बाई चेक से विड्रा हो सके, ड्राफ्ट से या फिर दूसरे तरीकों से विड्रा कर सके कस्टमर अपना पैसा, उसको बैंकिंग बोलते हैं। एसेंशियल एलिमेंट इसके मतलब इसको जो डेफिनेशन है इसका ब्रेक डाउन ही है एक्चुअली। एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, और रिपेबल होता है डिमांड पे, विड्राएबल होता है थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक वगैरह। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैंकिंग। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन ये प्रोवाइड करता है क्लियर लीगल डेफिनेशन बैंकिंग की और बैंकिंग कंपनी की, और उनको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम कमर्शियल एंटिटीज। स्टैट्यूटरी लाइसेंसिंग, कोई भी कंपनी कैरी नहीं कर सकती बैंकिंग का बिजनेस इंडिया में विदाउट ए लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इस एक्ट ने डिफाइन की हुई है टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ वीक बैंक्स। ये एक्ट मैंडेट करता है मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स। आगे पढ़ेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग अंडर सेक्शन 8, बैंक स्ट्रिक्टली मना किए गए हैं फ्रॉम एंगेजिंग इन द बाइंग एंड सेलिंग, मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स या फिर ट्रेडिंग, टू कीप द डिपॉजिटर्स मनी सेफ फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव रिस्क वगैरह, ताकि बैंक जो पैसा कस्टमर का होता है वो स्पेक्यूलेटिव चीजों में ना इन्वेस्ट करे। ठीक है, इसलिए ये मना किया गया अंडर सेक्शन 8। कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, आरबीआई के पास पावर होती है टू रिमूव डायरेक्टर्स और अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर टू द बोर्ड ऑफ बैंकिंग कंपनी। लिक्विडिटी कंट्रोल, ये एक्ट मैंडेट करता है मेंटेन करने में एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ एसेट्स इन लिक्विड फॉर्म, जिसको एसएलआर और सीआरआर बोलते हैं। ये भी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। टू मीट सडन विड्रॉल लिमिट्स, ठीक है, कुछ पैसा सेव भी तो होना चाहिए। बैंक क्या करता है? देखो, जब हम कस्टमर्स अपना पैसा बैंक में डालते हैं ना, तो बैंक में जो पैसा होता है ना उसको वो इन्वेस्ट करता है या तो उसको वो लोन दे देता है। ठीक है, तो कुछ पैसा उसको सेव भी रखना होता है ताकि कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो सके। अब कस्टमर आए, उसको बोलने लगे 10 लाख रुपए चाहिए, बैंक के पास है ही नहीं, तो कहाँ से देगा? उसने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो कुछ पैसा होता है ना परसेंटेज, वो रखता है वो सेफ। ठीक है, जैसे कि लिक्विड असेट्स में जो एकदम से जहाँ से पैसा निकल सके, ठीक है, या फिर रिजर्व फंड में। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, आरबीआई को एब्सोल्यूट राइट दिए गए टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ एनी बैंक एट एनी टाइम, ध्यान रखना। बिजनेस जो बैंकिंग कंपनी कर सकती है, सेक्शन 6 के अंदर बैंकिंग कंपनी एंगेज हो सकती है इन सेवरल एक्टिविटीज जैसे कि बोरोइंग मनी, लैंडिंग मनी, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी होती है, आगे पढ़ेंगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्टिंग एज एजेंट फॉर कस्टमर्स, क्योंकि बैंक एक्ट कर रहा होता है कस्टमर के बिहाफ पे जब वो बिल्स वगैरह पे करता है। सेफ डिपॉजिट्स वॉलेट्स, इशूइंग बैंक गारंटीज वगैरह। ठीक है, अगर बैंक दे रहा है होम लोन या फिर बिजनेस लोन तो एक्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 6 की पावर के। ठीक है, बिजनेस जो बैंकिंग कंपनी नहीं कर सकती, जो सेक्शन 8 बताता है। बैंक आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रेडिंग इन गुड्स। ठीक है,
रीजन, बैंक शुड फोकस ओनली ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज नॉट कमर्शियल ट्रेड। एग्जांपल, ए बैंक कैन नॉट ओपन कोई क्लोथिंग शॉप या फिर सेल कार वगैरह सेल नहीं कर सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है एलओसी, एलसी बोलते हैं इसको, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक रिटर्न गारंटी होती है जो दी जाती है बैंक के द्वारा कि जो सेलर है ना उसको पैसा मिलेगा अगर रिक्वायर्ड कंडीशंस फुलफिल होंगी, ठीक है। बैंक प्रॉमिस करता है पे करने के लिए सेलर को ऑन द बिहाफ ऑफ बायर, बायर के बिहाफ पे। ये ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होता है क्योंकि दूसरे कंट्री का इंपोर्टर होता है, दूसरे कंट्री का ही एक्सपोर्टर होता है, तो उन दोनों को मतलब इतना ट्रस्ट नहीं होता है, तो बैंक एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन होता है उन दोनों के बीच में। एग्जाम्पल जैसे कि ए इन इंडिया वॉन्ट्स टू बाई गुड फ्रॉम बी, ठीक है, दूसरे कंट्री में, बी डज नॉट ट्रस्ट ए फुली, ठीक है। तो ए अपने बैंक को बोलता है कि टू इशू ए लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक प्रॉमिस करता है बी को अगर बी सेंड करेगा गुड्स और सबमिट करेगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं तो बैंक उसको पैसा पे कर देगा। उसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, एप्लीकेंट होता है जो कि बायर होता है जो रिक्वेस्ट करता है लेटर ऑफ क्रेडिट, इशूइंग बैंक होता है जो बैंक गारंटी देता है, बेनिफिशियरी होता है सेलर जिसको पैसा मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। यूज द वर्ड बैंक, सेक्शन 7 इसको बोलता है ओनली कंपनी जो कैरी कर रही होती है बैंकिंग बिजनेस वो वर्ड बैंक का यूज कर सकती हैं, ठीक है, जैसे XYG बैंक, ठीक है। पर्पज इसका क्या होता है, ताकि फ्रॉड ना हो, पब्लिक का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बैंक आप ऐसे ही कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। बजाज फिनेंस भी है, वो तो बैंक यूज़ नहीं करती ताकि वो बैंकिंग जैसी एक्टिविटी करती है, ठीक है, बट वो बैंक यूज़ नहीं करती है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, देख लेना। एक फिनेंशियल कंपनी जैसे कि XYG बैंक है वो जब तक बैंक यूज़ नहीं कर सकती जब तक उसको RBI परमिट नहीं करता है। RBI इसको तब तक परमिट नहीं करेगा जब तक वो बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करेगा, ध्यान रखना, बैंकिंग एक्टिविटीज़ वगैरह वो नहीं करेगा। तो सेक्शन 9 बोलता है डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग असेट्स। अगर कंपनी एक्वायर करती है प्रॉपर्टी थ्रू ए लोन डिफॉल्ट, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास आ जाती है, अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो उसको 7 सालों के अंदर अंदर वो सेल करनी होती है, वो इंडेफिनिटली फॉर प्रॉफिट नहीं रख सकती है, ध्यान रखना। मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व सेक्शन 11 बात करता है सारी बैंकिंग कंपनीज को मेंटेन करनी होती है एक मिनिमम कैपिटल और रिजर्व्स, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सके, प्रोटेक्शन मिल सके डिपॉजिटर्स को। सेक्शन 17 मैंडेट करता है सभी बैंकर्स, सभी बैंक को टू क्रिएट ए रिजर्व फंड, ठीक है, और ट्रांसफर करना होता है एटलीस्ट 20% ऑफ इट एनुअल प्रॉफिट टू इट, ठीक है। इसका पर्पज होता है ये फंड एक्ट करता है एज फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर बैंक इन केस ऑफ लॉसेज और इमरजेंसीज के केस में एक्ट करता है, ठीक है। जरूरी नहीं बैंक हमेशा प्रॉफिट्स में ही रहे, उसको लॉसेज भी होते हैं। लाइसेंसिंग एंड ऑपरेशन, सेक्शन 21 में पावर दी गई है RBI को कंट्रोल करने के लिए एडवांसेज लोन्स बाय बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। RBI डिसाइड कर सकता है इंटरेस्ट रेट और पर्पज फॉर लोन्स, ठीक है। सेक्शन 22 बताता है लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज के बारे में, सारे बैंक को RBI के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ऑपरेट करने के लिए। सेक्शन 24 में दिया हुआ है SLR, बैंक को मेंटेन करना होता है कुछ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, अनकम्बर्ड अप्रूवल सिक्योरिटी जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह जिनको लिक्विड सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक को कुछ पैसा लिक्विड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है, डालना होता है, ताकि ये इंश्योर करता है कि बैंक के पास हमेशा एनफ मनी हो मीट करने के लिए विड्रॉल डिमांड ऑफ कस्टमर्स। परसेंटेज फिक्स नहीं की जाती है परमानेंटली, ये डिसाइड की जाती है और चेंज की जाती है बाय RBI, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर सेक्शन 24, ठीक है। करंट एग्जांपल अभी SLR है 18% ऑफ द बैंक्स एंड DTL, मतलब कि जो कस्टमर का पैसा होता है उसका 18% SLR में रखना होता है, ठीक है। अगर बैंक के पास 100 रुपए है एज डिपॉजिट तो उसको 18 रुपए लिक्विड असेट्स में रखने पड़ेंगे जैसे कि कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट सेक्शन 18 बोलता है बैंक को मेंटेन करना होता है CRR, मतलब कि इसका मतलब होता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी केप्ट विद इन RBI, कुछ परसेंटेज जो डिपॉजिट का है वो RBI के पास रखना होता है बैंक को, ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रह सके, इंश्योर की जा सके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो कैश रिजर्व रेशो है ना अभी 4.5% है, 100 रुपए है उसमें से 4.5 रुपए कहाँ पे रखने पड़ेंगे RBI के पास, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोन, बैंक नहीं दे सकता है लोन्स को, सेक्शन 20 कहता है टू देयर ओन डायरेक्टर्स, ठीक है, टू द फर्म जहाँ पे डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो, ताकि बैंकिंग फंड का मिसयूज ना हो सके। पावर ऑफ RBI टू कंट्रोल बैंक, सेक्शन 35 RBI को पावर देता है इंस्पेक्ट करने की, RBI इंस्पेक्ट कर सकता है बैंक को, इंश्योर करता है प्रॉपर फंक्शनिंग, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। सेक्शन 35A में RBI में इशू डायरेक्शंस टू बैंक इन पब्लिक इंटरेस्ट, और बैंकों को वो माननी होती है, कंप्लाई करना होता है उन डायरेक्शंस के साथ। सेक्शन 36 कहता है RBI में क्वेश्चन बैंक्स, बैंक को क्वेश्चन कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है कुछ ट्रांजेक्शन जो उसको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, एडवाइज कर सकता है मैनेजमेंट को किसी भी बात पे, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। एमलगमेशन एंड मोरेटोरियम ऑफ बैंक्स, दो बैंक्स मर्ज हो सकते हैं अंडर सेक्शन 44A विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है बैंक्स के और RBI का। पर्पज क्या होता है, ताकि बैंकिंग सिस्टम एनहांस हो सके, स्ट्रेंथन हो सके, ठीक है। अभी आपने कैनरा का और सिंडिकेट बैंक का सुना होगा ना, सिंडिकेट और कैनरा ये मर्ज हो चुके हैं, अभी वो कैनरा बच गया है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है मोरेटोरियम, मोरेटोरियम का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, इसमें फंड्स वगैरह कुछ शायद फ्रीज हो जाते हैं,
ठीक है। तो सेक्शन 45 कहता है, अभी अभी वो लॉकडाउन के टाइम पे येस बैंक में जो हुआ था, ठीक है, सेम वही है। सेक्शन 45 कहता है अगर बैंक फाइनेंशियल टर्बल में है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इंपोज कर देती है मोरेटोरियम कुछ टाइम के लिए। वाइंडिंग अप मतलब कि समाप्ति, ठीक है। वाइंडिंग अप ऑफ बैंक का मतलब होता है क्लोज करना बैंक को परमानेंटली और सेटल करना इसके सारे अफेयर्स को। वाइंडिंग अप के टाइम पे बैंक रोक देता है सारे बिजनेस, असेट्स उसके सारे बेच दिए जाते हैं, उसका जो पैसा है वो कलेक्ट किया जाता है टू पे डिपॉजिटर्स, क्रेडिटर्स और अदर लाइबिलिटीज। कौन अप्लाई करता है वाइंडिंग अप के लिए? अंडर BRA 1949 बैंक वाइंड अप हो सकता है बाय द हाई कोर्ट। किसकी एप्लीकेशन पे? RBI की एप्लीकेशन पे, ठीक है, अगर बैंक नहीं पे कर पा रहा है अपने डेट वगैरह। कॉमन रीजंस क्या होते हैं वाइंडिंग अप के? बैंक पे नहीं कर पा रहा है अपने डेट वगैरह, बैंक वॉयलेट कर रहा है बैंकिंग लॉज को, बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन अनसेफ है, या फिर RBI रिकमेंड करे, RBI बोले कि भाई बंद कर दे, तेरे से नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, RBI रिकमेंड कर रहा है क्लोजर को। नेक्स्ट है पेनल्टीज, मतलब लास्ट है पेनल्टीज। पेनल्टीज बैंक्स जो वॉयलेट कर रहे होते हैं तो उनको पेनल्टी फेस करनी होती है, जैसे कि मॉनेटरी पेनल्टीज, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, रेगुलेटरी एक्शन बाय RBI, ठीक है। कुछ ऑफेंसेज है जैसे कि फॉल्स स्टेटमेंट, विलफुल ओमिशन वगैरह। सेक्शन 46 का सबसेक्शन 1 इसके बारे में बात करता है। इसमें 3 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन्स होता है डायरेक्टर्स को। नॉन कंप्लायंस विद RBI की डायरेक्शन के साथ अगर आप नहीं चलोगे अंडर सेक्शन 46(4) आपको 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। रिफ्यूजल टू प्रोड्यूस बुक्स, अगर आप बुक्स ढंग से मेंटेन नहीं करोगे तो आपको फाइन होता है और डेली पेनल्टी होती है। इलीगल यूज ऑफ वर्ड बैंक और बैंकिंग का अगर आप इलीगल यूज करोगे तो अंडर सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 स्टैंडर्ड फाइन होता है फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अभी जाना मत, एग्जाम बंडल, नोट्स वगैरह सारा कुछ, PYQ, कंपाइल नोट्स, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के कंपाइल नोट, डिटेल नोट्स भी बनाऊंगा अभी, वो सारे डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे लिंक आएगी उससे, और यहाँ पे लिंक आएगी उससे PPT डाउनलोड कर लेना, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को देख लेना, इस प्लेलिस्ट से अपना सारा कुछ कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।